दोस्तों, जब एक नई जवान लड़की को उसके आशिक से मिलने नहीं दिया जा रहा होता है तो वह लड़की और वह जो आशिक है वह बहुत ही ज़ोर से बेताब हो रहे होते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। और वो लगातार परेशान है, दुखी है और जुगत बिठा रहे हैं कि काश उनका मिलना हो जाए। क्योंकि पहले जब वह लड़की कॉलेज आया करती थी तो यहाँ पर उन दोनों का मिलना भी होता, और मिलना क्या, अब तो वो लोग जगह जगह पर चोरी छुपे से एक दूसरे के साथ संबंध भी बना लिया करते। लेकिन जब से यह केस उन दोनों के साथ जुड़ गया था तब से अब तो जो वह लड़की उससे नहीं मिल पा रही है वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है। लेकिन एक दिन वो उस अपनी प्रेमिका के साथ एक ऐसी जुगत बिठाता है जिस जुगत को सुनकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ पर वह लड़की अपने आशिक से मिलना तो चाहती है और वह मिलना चाहती है अपने ही घर में। और अब वो जो लड़की और लड़का उस प्रेम में पड़े हुए हैं, अब तो वह प्रेमिका और प्रेमी दोनों एक ऐसे कदम को उठाते हैं जिसके चलते वहाँ पर करीब 7 मौतें हो जाती हैं। और उन्हीं जहाँ पर उस लड़की की दादी मृत पड़ी है जिस बेड पर, उसी पर वह लड़की अपने आशिक के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और वह बड़े ही जोर शोर से उसके बाद वह अपने आप को भी मौत के घाट उतार देना चाहती है और वह उस जहरीले पदार्थ को खा लेती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वह लड़की मारी नहीं जाती। यहाँ पर आप लोगों को आज की कहानी में कुछ ऐसा सुनना होगा जिसको शायद आप लोग सुनने के बाद रिश्तों पर ही यकीन ना कर पाएँ। आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं, यार ये हमारी दुनिया में ही होता है कि एक लड़की हवस के चलते इस कांड को भी कर सकती है। दोस्तों, पूरी घटना को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है रोहतक हरियाणा से। दरअसल रोहतक में पड़ने वाला वह कुबुलपुर गाँव जहाँ पर वह होशियार सिंह नाम का व्यक्ति रहा करता है। होशियार सिंह जिनकी उम्र करीब 65 साल है और वो अपने उस घेर में जहाँ पर वो अपने पशुओं को रखते हैं वहाँ पर सोया करते हैं। जब करीब सुबह के 6 बज जाते हैं, जब तक उसका बेटा वहाँ पर नहीं आता है तो वो बड़े ही परेशान और दुखी होते हैं और सोच रहे होते हैं कि शायद उनको घर चलना चाहिए और उस बहू को और उस बेटा को जगाना चाहिए, शायद दोनों सो रहे होंगे। अब तो होशियार सिंह अपने घर आते हैं और जोर से उस दरवाजे को बजाते हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। अब तो वो अपनी छड़ी के सहारे से उस गेट को खोलते हैं और गेट को खोलने के बाद जैसे ही अंदर घुसते हैं वो यहाँ पर भी आवाज़ लगाते हैं लेकिन उनकी आवाज़ का कोई भी उत्तर नहीं दे रहा है। ना ही तो बच्चे बोल रहे हैं, ना ही उनकी पत्नी भूरी देवी बोल रही है, ना ही उनका बेटा सुरेंद्र बोल रहा है। अब तो वो सुरेंद्र के कमरे की तरफ जैसे ही जाते हैं और वहाँ जाकर सुरेंद्र को आवाज़ लगाते हैं तो वो पाते हैं कि सुरेंद्र अपनी पत्नी प्रेमिला के साथ उसी बिस्तर पर सो रहे हैं। अब तो वह खांसते मठारते हैं, सोचते हैं कि शायद उनकी बहू तो खड़ी हो जाए क्योंकि ससुर के आगे एक बहू का सोना ठीक नहीं। अब तो बस यहाँ पर वो कोई भी हलचल नहीं है, कोई भी नहीं जागते हैं। तो वो जो लड़का आदमी है होशियार अब आगे बढ़ता है और अपने बेटे की नब्ज टटोलता है, लेकिन ना तो नब्ज मिलती है और ना ही सांसें मिलती हैं। दरअसल यहाँ पर जो सुरेंद्र वो मृत पड़े हुए हैं उसी बिस्तर पर। अब तो वह जो बूढ़ा आदमी उस अपने बेटे की बहू प्रेमिला की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर प्रेमिला भी मृत पड़ी हुई है। अब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला पड़ते हैं। उनकी आवाज़ को सुनकर अब तो लोग भी पूछ रहे हैं अपने अपने घरों में से कि बाबा क्या हुआ, लेकिन वह बाबा कुछ भी नहीं कह पा रहा। उसकी आवाज़ तो उसके हलक में अटक गई है। दरअसल वह अब अपनी पत्नी के कमरे में जाते हैं और वो पाते हैं कि उनकी जो पत्नी भूरी देवी वह भी उसी बेड पर बड़ी ही बुरी तरीके से मृत पड़ी हुई हैं और उनके जो बेड है वह उसका जो स्थिति है वह अस्त व्यस्त हुई पड़ी है, यानी कि वहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ हो। अब तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और बड़े ही जल्दी से वहाँ से घूमते हैं और बस उन बच्चों की तरफ देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर उन बच्चों के कमरे में वो पाते हैं कि यहाँ उनका जो पोता यानी कि अरविंद है, अरविंद जो कि 17 साल का लड़का है, वह भी मृत पड़ा हुआ है उस बेड पर और उसके साथ
3 बच्चे और हैं, यानी कि सोनिका, मोनिका और वे छोटा बच्चा विशाल, जो कि उस सुरेंद्र से जो छोटा उनका भाई जो फौज में कार्यरत हैं उनके बच्चे हैं, वो उनके पास ही रहते हैं। वो भी एक बात है, बताऊंगा मैं आपको। लेकिन वो लोग यहाँ पर मृत पड़े हुए हैं। अब तो वे होशियार बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान और बड़ी ही बुरी स्थिति में इधर उधर भाग रहे हैं। होशियार सिंह अब और भी ज़्यादा जल्दबाजी दिखाते हुए बस अब जो बाथरूम वगैरह है उनको देख रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। वो पाते हैं कि उनकी जो पोती सोनम, जिसकी उम्र करीब 19 साल है, वह उस बाथरूम में पड़ी हुई है। उसकी सांसें तो चल रही है लेकिन उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं और वह बेसुध पड़ी हुई है। वो अभी और भी ज़्यादा तलाश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ उनके घर में 2 इलेक्ट्रीशियन भी हैं। कहीं यह काम उन इलेक्ट्रीशियनों ने नहीं कर दिया। इसी वजह से होशियार सिंह धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं और वो लोग पाते हैं कि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे थे, यानी कि आकाश और राहुल, जो कि जहाँ पर सोते हैं वो यहाँ पर बेहोश हुए पड़े हैं। उनको बिल्कुल भी कोई भी सुध नहीं है। अब तो पूरी स्थिति को भांप कर वो होशियार बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान और बहुत ही बुरी तरह से रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और उनकी उस आवाज़ को सुनकर अब तो वहाँ पर उनकी जो पड़ोस के सभी लोग हैं इकट्ठे हो जाते हैं और सभी लोग अब तो उस मौका वारदात पे पुलिस को बुला लेते हैं। दोस्तों, अब तो पुलिस वहाँ पर आ जाती है और पुलिस के साथ साथ FSL टीम, यानी कि सारी जो टीमें होती हैं, सभी लोग वहाँ पर आ गए। और यहाँ पर करीब 7 उन हत्याओं का मामला सामने जब आया तो पुलिस भी दंग रह गई। दरअसल यहाँ पर पुलिस एक एम्बुलेंस को बुलाती है और जो बेहोश हैं, यानी कि वे लड़की सोनम और वे जो 2 कारीगर जो उस घर में काम कर रहे होते हैं, 2 इलेक्ट्रीशियन आकाश और राहुल हैं, उनको ले जाकर अब तो जो हॉस्पिटल है PGI रोहतक, वहाँ भेजा जाता है और अब उनका वहाँ इलाज चल रहा होता है। इलाज के चलने के बाद मालूम चलता है कि अब ये जो तीनों हैं ये खतरे से बाहर है, लेकिन इनको प्रॉपर वे में ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन वह जो होशियार, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वह ठीक ढंग से रो भी नहीं पा रहे हैं। उनके हाथ पैर काँप रहे हैं और दुखी हो रहे हैं कि आखिर उनके उस घर में इतना बड़ा मामला कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो पुलिस के सामने जब आती है, जब उस सोनम का मामा पुलिस के आगे आकर बता रहा होता है कि यहाँ जो सुरेंद्र है, सुरेंद्र का अक्सर झगड़ा होता रहता है उसके जो छोटे भाई करमवीर के साथ। दरअसल जो करमवीर है वह उस व्यक्ति, यानी कि सुरेंद्र का छोटा भाई है, वह पड़ोस में ही रहता है, लेकिन यहाँ पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इस बात की पुष्टि करते हैं वो जो होशियार सिंह उस करमवीर के पिता हैं। वो कहते हैं कि उसका बेटा, माना कि उनका झगड़ा तो होता है लेकिन उसका बेटा इतना दर्दनाक कदम कभी भी नहीं उठा सकता। दरअसल यहाँ पर जो लोग मारे गए हैं उनके बारे में वो होशियार सिंह सब कुछ बताते हैं कि कैसे उनकी पत्नी भूरी देवी वहाँ पर मृत पड़ी हैं, कैसे उनका बेटा सुरेंद्र, उनकी पत्नी प्रेमिला और तो और सुरेंद्र और प्रेमिला के जो बेटा अरविंद है वह भी मृत पाया गया है, और उसकी जो बहन जो वो सोनम है वह जो बेहोश में पाई गई है, हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन यहाँ पर वो जो 3 बच्चे सोनिका, मोनिका और जो विशाल है, वो सुरेंद्र से जो छोटा भाई है वह जो फौज में कर रहा था, उनकी पत्नी की तो अज्ञात बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वह फौजी अपने बच्चों को उस सुरेंद्र के पास सौंप कर फौज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन जो सुरेंद्र और प्रेमिला है उनको अपने बच्चों जैसा प्यार देते हैं और वहाँ पर रख रहे होते हैं। लेकिन अब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, हर चीज़ की जांच कर रही है, मौका मुआयना कर रही है, लेकिन पुलिस को कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है जिसको वो सबूत के रूप में इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन FSL की टीम लगातार फोटोग्राफी कर रही है, हर चीज़ के नमूने लिए जा रहे हैं और उनकी जाँच करने में जुटी हुई है। होशियार सिंह यहाँ पर बता रहे होते हैं कि जो उनकी पोती सोनम है, जो कि BA की फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, वह लड़की ठीक नहीं है और यहाँ पर उस लड़की की जैसे जान बच गई है, उनको सारा शक उस बेटी पर ही है। यानी कि अब तो वो अपनी उस पोती सोनम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इस लड़की का यहीं पड़ोस में रहने वाले उस नवीन के साथ चक्कर चल रहा है और ये लोग अक्सर एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते हैं। जब इन लोगों से लगातार मना किया गया, इनके ऊपर रोक टोक लागू कर दी गई, अब तो ये जो लड़की है इसकी जो बगावत है इसकी बातों में साफ झलकने लगी थी। होशियार सिंह बताते हैं कि उसने काफ़ी ज़्यादा उस लड़की को समझाने की कोशिश भी करी,
लेकिन वह लड़की जो है वह मानने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार वह अपने उस प्रेमी से मिलने की कोशिश कर रही है और वह अपने माता पिता, बहन, भाई और यहाँ तक कि अपने दादा की जो बातें हैं उनको नकार देती है और वह बस बगावत पर उतर आई है। अब तो जो पुलिस है करीब 3 दिन बाद उस जो नवीन है उस नवीन को भी अपनी कस्टडी में लाती है और जब उससे पूछताछ कर रही होती है, यहाँ पर वह लड़की सोनम भी जब होश में आ जाती है तो सोनम को भी जब कस्टडी में लाकर दोनों को आमने सामने बिठाकर जब उनसे पूछताछ की जाती है तो बेहद ही चौंका देने वाली बात सामने आती है। उस बात को सुनकर शायद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ पर वह जो बात है वह इतनी भयंकर और भयानक होती है जिसको बताने में भी शायद हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं। दरअसल यह उस लड़की की कहानी है जिस लड़की पर उसके आशिक से न मिलने दिया जा रहा था और तब वह लड़की जब बगावत पर उतर आई तो वह ऐसा कांड कर देती है, यानी कि 7 हत्याएं कर देती है और उन लोगों की जो कि उसके माता पिता, दादी और उसके अपने छोटे भाई बहन थे। यानी कि उसके दिमाग में वह हवस का भूत इस प्रकार से सवार था कि वह अब तो कुछ कर गुजरने को ही राजी होती और बस वही काम कर देती है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल यहाँ पर अब वह जो लड़का नवीन और वह सोनम बताते हैं, पुलिस के सामने बयान देते हैं कि हाँ उन्होंने ही उन 7 की हत्याएं करी हैं। अब तो पुलिस पूरे मामले को दर्ज करती है और उन लोगों को सेशन कोर्ट में ले जाया जाता है और जब सेशन कोर्ट में उनकी सुनवाई होती है तो जो सेशन कोर्ट है वह बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और उन लोगों को राक्षस करार देता है और उन दोनों जनों को, यानी कि जिन्होंने 7 हत्याएं करी हैं उन लोगों के लिए फांसी की सज़ा मुकर्रर करते हैं। यानी कि अब उन दोनों को तो सज़ा होगी, लेकिन उस नवीन की जो साथ देने वाले वे जो नवीन का जो मामा का लड़का जसवीर है जो कि उस गांव छारा गांव का रहने वाला था और वह जो मेडिकल स्टोर जहां से करीब 100 जो गोलियां ली गई थी नींद की, उन मेडिकल स्टोर जो ऑपरेटर है उसको भी लाया जाता है और उससे भी जब पूछताछ की जाती है तब जाकर मालूम चलता है कि वह जो लड़का है यानी कि जो नवीन है वह अपने मामा के लड़के जसवीर के थ्रू उन दवाइयों को मंगाता है उस मेडिकल वाले से और यहाँ से करीब 100 गोलियों को पीस कर देकर आता है सोनम को। और सोनम अब 13 सितंबर 2009 की रात को अपने भाई बहनों उस पूरे परिवार में उस घर में जो भी मौजूद थे सभी को दूध में उस पूरे यानी कि उन गोलियों को मिला देती है, उन लोगों को पिला देती है और जैसे वो लोग वहाँ पर गहरी नींद में सो गए हैं अब तो यहाँ पर नवीन आता है और नवीन से पहले तो वह जो लड़की सोनम है वह बहुत ही ज़ोर से गले मिलती है और फिर एक एक करके सभी लोगों की गला घोट कर हत्या कर देती है। सभी की सांसें बंद हो जाती है, यहाँ तक उसने उस छोटे बच्चे यानी कि विशाल को भी नहीं बख्शा और फिर वह अपनी दादी भूरी देवी की कमरे में जाती है और वहाँ पर वो दोनों मिलकर उस दादी भूरी देवी की हत्या करते हैं और उसके बाद उसी बेड पर अब तो वो दोनों अपने शारीरिक संबंध बनाते हैं। यानी कि वह लड़की कहती है अपनी दादी से कि रोक सको तो रोक लो, वह तो आज भी यही काम कर रही है। जिस प्रकार से वह लड़की सोनम जब पूरे काम को करती है फिर तो जो बचा हुआ दूध है कुछ उसको भी पी लेती है और बस उस बाथरूम में लेट जाती है। शायद वह सोच रही होती है कि वह भी अपनी जान यानी कि अपने प्राण त्याग दे, लेकिन उसने बहुत थोड़ा सा वह दूध पिया था जिसकी वजह से वह सिर्फ बेहोश हुई थी, यानी कि उसकी जान नहीं गई है। और यहाँ पर वे जो ऊपर इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे थे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन ऊपर काम कर रहे थे उनको भी जो दूध तो दे दिया गया था, उन लोगों ने भी उस दूध को बहुत ही कम मात्रा में पिया था। इसकी वजह से वो लोग सिर्फ बेहोश हुए थे, वे लोग मारे नहीं गए थे। अब तो यहाँ लगातार कोर्ट में जब ट्रायल पे ट्रायल चल रहे हैं, अब जो लड़का नवीन है वह अब आगे बढ़ता है और वह चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक फाइल दायर करता है और अपनी फांसी सजा के खिलाफ सुनवाई करता है। यहाँ पर जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में भी उन दोनों प्रेमी जोड़े को यानी कि दोनों प्रेमियों को राक्षस करार दिया जाता है और जिन लोगों ने इतना भयानक काम किया है उन लोगों के लिए वो फांसी की सज़ा बरकरार रखी जाती है। लेकिन यहाँ पर 2 लोगों को बरी कर दिया जाता है। दरअसल जिन लोगों ने यहाँ पर उनको वो दवाई प्रोवाइड कराए थे उन लोगों को बरी तो कर दिया जाता है, लेकिन तब तक वे लोग करीब 6-6 साल की सज़ा काट चुके होते हैं। दोस्तों अब तो उस नवीन ने और सोनम ने दोनों ने मिलकर दिल्ली में जो स्थित सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक याचिका दायर करी है। उस याचिका के
दौरान उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर उसके जो चाचा है यानी कि करमवीर ने ये सारा काम किया है, उन लोगों ने ये काम नहीं किया, उन लोगों को तो ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। यहाँ पर वो लोग दलीलें दे रहे हैं कि यहाँ उनके जो चाचा करमवीर ने उनके साथ बहुत ही बुरा किया और वह अक्सर उस जो सुरेंद्र है उसको देख लेने की धमकी दिया करता। लेकिन अब तो जो कोर्ट है वह सभी FSL वगैरह जो पुलिस की जितनी भी रिपोर्टें हैं सबको मंगाती है और फिर दोबारा से ढंग से जांच करवाती है पूरे मामले को। और उस पूरे मामले में अब तो उन लोगों को दोषी करार माना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो फांसी है उसको टालकर उनकी जो ज़िंदगी यानी कि उनकी जो सज़ा है उसको उम्र कैद के लिए कायम रखा है। लेकिन दोस्तों इस पूरे हालात के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उन दरिंदों उन राक्षसों के लिए ये उम्र कैद की सज़ा ही काफ़ी है? क्या उनको वाकई में फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप लोग अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों हम इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को सावधान, सचेत और जागरूक करना चाहते हैं कि कभी भी अपने इन रिश्तों पर एक बार टेढ़ी नज़र तो अवश्य रखिए, जिससे कि आप उस टेढ़ी नज़र से यह पहचान कर सके कि आपका बच्चा या आपके परिवार का कोई भी सदस्य कहीं गलत रास्ते में तो नहीं मुड़ गया है। उन पर उस नज़र को रखने में आप लोगों के ऊपर कोई पाप नहीं हुआ, लेकिन आप लोग उन बच्चों को गलत रास्ते में जाने से रोक देंगे। और दोस्तों आपसे बड़ी ही विनम्र प्रार्थना है, अपने परिवारों में जो मौजूद ये जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका सिक्स्थ सेंस बहुत ही मजबूत होता है, दरअसल ये लोग ज़िंदगी में तजुर्बा तो पाते ही पाते हैं, क्योंकि उनकी जो उम्र है उन्होंने हर लम्हा कुछ ना कुछ अच्छा सीखा है। उन लोगों की कदर करें और उन लोगों की बातों को मानकर चलें। जिस प्रकार से होशियार सिंह अपनी उस लड़की पर नज़र रखता था और वह पहचान गया था कि उसकी जो वह पोती सोनम है वह बगावत पर उतर आई है और वह कोई ना कोई गलत काम तो यहाँ पर करेगी ही। अब बस इसी वजह से उस व्यक्ति ने अपनी उस बेटी पर जैसा कि आरोप लगाया और उसको सही पहचाना। दोस्तों ये नज़र आपको कैसी लगी? आप लोग सारी बातों को कमेंट करके हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख भेजें। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।